नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आर्कियो वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में हम देख रहे हैं कर्णाट वंश, जो कि मिथिला का है और इसके भाग 1 को हमने देख लिया है। आज हम इसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें से महत्वपूर्ण 3 राजाओं नरसिंह देव, राम सिंह देव तथा अंतिम शासक हरि सिंह देव के विषय में हम चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, गंगदेव के पश्चात उसका पुत्र, उसका उत्तराधिकारी नरसिंह देव हुआ, जो मिथिला के कर्णाट वंश का तो हमने गंगदेव तक देखा था। गंगदेव के पश्चात हमको पता चलता है कि उसका उत्तराधिकारी नरसिंह देव था और उसने मिथिला के कर्णाट वंश पर शासन किया, जो कि तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र को मिला करके दिखलाई देता है। नरसिंह देव के शासनकाल में 1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तो जिसको हम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कहते हैं या जिसको बख्तियार खिलजी भी कहा जाता है, इसने क्या किया था कि बिहार के क्षेत्र में आक्रमण करते हुए धीरे धीरे करके ये नेपाल की तराई तक पहुंच गया था, जिसमें से तिरहुत मंडल जो पड़ता है, तिरहुत वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी बख्तियार खिलजी पहुंच गया। तो हुआ ये कि जब ये तिरहुत लखनौती की तरफ जा रहा था तिरहुत के रास्ते, तो यहाँ पर नरसिंह देव का उस समय शासन था और नरसिंह देव ने देखा कि बख्तियार खिलजी आ गया है, तो उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए और अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए उससे संधि कर ली, एक प्रकार से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसको कर देने के लिए वो तैयार हो गया। उसने कहा कि हम आपको तक कर दे दिया करेंगे, किंतु आप हमें पराजित मत कीजिए, आप हमारे क्षेत्रों को तहस नहस मत कीजिए, हम आपकी डिमांड पूरी कर देंगे, जो भी टैक्स होगा हम आपको दे दिया करेंगे। इस तरीके की समझौते को करते हुए नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को आगे जाने दिया। इसके बावजूद भी मिथिला पर मुसलमानों के आक्रमण होते रहे। अब जबकि बख्तियार खिलजी से यह करारनामा कर ही लिया गया था नरसिंह देव के द्वारा कि भाई हम आपको कर दे दिया करेंगे, जो भी और आवश्यकता होगी, सैनिकों की आवश्यकता होगी या किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, तो हम आपको प्रदान कर दिया करेंगे। इस आश्वासन के बावजूद भी हम देखें तो मिथिला के क्षेत्र पर, तिरहुत के क्षेत्र पर लगातार मुसलमान शासकों के आक्रमण होने शुरू हो गए। तो गंगदेव के पश्चात जो स्थिति दिखलाई देती है मिथिला राज्य की, वो इस तरीके से दिखलाई देती है कि धीरे धीरे करके जो आक्रांता है, खास तौर से तुर्क क्षेत्र से आने वाले आक्रांता या जिनको हम मुसलमान कहते हैं, उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया गया। वहां पर अधिकार करने के लिए ये आक्रांता जो है एक तरीके से साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि उनका वहां आधिपत्य हो सके, जिससे कि वो एक नए संस्कृति को वहां जन्म दे सकें। तो इस तरीके से देखें कि गंगदेव के पश्चात नरसिंह देव ने इसको झेला। उसके समय में कई सारे मुसलमानों के आक्रमण दिखाई देते। अगले शासक के रूप में हम राम सिंह देव को देखते हैं। राम सिंह देव जो है वो एक प्रतापी शासक है और हम देखते हैं कि 1227 ईस्वी में इसने मिथिला के कर्णाट वंश का जो है सिंहासन प्राप्त किया था और ये नरसिंह देव के पश्चात शासक बना हुआ था। तो जो राम सिंह देव है, ये नरसिंह देव के पश्चात 1227 ईस्वी में मिथिला के कर्णाट वंश का शासक बना और इसके समय में सर्वाधिक मुसलमानों के आक्रमण हुए। तो जो राम सिंह देव है, इसके समय में तिरहुत के क्षेत्र में सर्वाधिक मुसलमानों का आक्रमण हुआ और इस आक्रांता का नाम जो तिरहुत पर आया था, उसका नाम तुर्की का सेनापति था, जिसका नाम हमको तुगन दिखलाई देता है। तुगन नाम का एक सेनापति है, तुर्की सेनापति है, जिसने
तिरहुत पर आक्रमण किया था राम सिंह देव के समय में, और कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से करके अधिकार कर लिया जाए। तो इसका जिक्र जो है एक धर्मस्वामी नाम का तिब्बती बौद्ध विद्वान है वो करता है। हुआ ये कि जो धर्मस्वामी नाम का तिब्बती विद्वान है, ये तिब्बत से चल करके नेपाल आया, नेपाल से चल करके तिरहुत क्षेत्र में आया, और तिरहुत क्षेत्र से वैशाली के क्षेत्र में आया। तो इस तरीके से इसका एक भ्रमण था, एक प्रकार का यात्रा थी, एक प्रकार की यात्रा थी। और अपने यात्रा वृत्तांत में ये धर्मस्वामी बता रहा है कि किस तरीके से राम सिंह देव के समय में क्या स्थिति रही, और नान्य देव के विषय में भी इसने बताया था कि जो नान्य देव है, इसने चंपारण के क्षेत्र में, चंपारण जो बिहार में है उसके क्षेत्र में दुर्ग या किले का निर्माण करवाया था, जो कि बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बनाया गया था, उसको तोड़ना आसान नहीं दिखलाई देता है। इस तरीके की बातें भी धर्मस्वामी करता है। और राम सिंह के देव के बारे में क्या बताता है, वो कहता है कि राम सिंह देव ने राजधानी पोटा की रक्षा के लिए विशेष प्रबंध कर रखा था, जिस कारण से मुसलमान, जो तुर्की मुसलमान है विशेष रूप से, वो हमलावर यहाँ तक पहुंचने में असफल रहे। तो राम सिंह ने देखा कि मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, ये लोग दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम बनाने की तरफ अग्रसर हैं, और इस तरीके से इनकी विचारधारा है और ये मानने वाले नहीं हैं। तो उसने ही क्या किया कि अपने राजधानी को सुरक्षित कर लिया, और एक सैन्य टुकड़ी जो देखभाल कर रही थी राजधानी की, उसको लगा दिया गया। इसके अलावा गुप्तचरों को लगा दिया गया कि पता करते रहिए कि कोई बाहरी आक्रांता ना आने पाए, कोई मुसलमान आक्रांता ना आने पाए। इस तरीके से हम देखें तो राम सिंह देव के समय में सर्वाधिक मुसलमानों का आक्रमण दिखलाई देता है। 1234 ईस्वी में जब यह तिब्बती बौद्ध विद्वान वैशाली पहुंचा, तो उसने देखा कि मुसलमान हमलावरों ने वैशाली को तहस नहस कर दिया है, जिसमें कुछ अन्य भारतीय लोगों का भी सहयोग इन हमलावरों को प्राप्त था। ये अपने को अत्यंत पवित्र एवं ज्ञानी बताते थे। तो जो धर्मस्वामी है, बौद्ध विद्वान, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ अपने को अत्यंत पवित्र और ज्ञानी बताने वाले लोग सहयोग कर रहे थे मुसलमान हमलावरों का, और इन्हीं के सहयोग से इन हमलावरों ने वैशाली को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। और ये घटना थी 1234 ईस्वी की। 1234 ईस्वी के आसपास तिब्बती बौद्ध विद्वान जो है वो तिरहुत वाले क्षेत्र से आगे बढ़ता हुआ वैशाली के क्षेत्र में पहुंचता है। तो तिरहुत का ही भाग है वैशाली, और उस क्षेत्र में जो है 1234 ईस्वी में यह धर्मस्वामी नाम का जो तिब्बती बौद्ध विद्वान है वो पहुंचता है। इस तरीके से देखें, राम सिंह है ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे मुसलमान आक्रांताओं से, और इनके समय से पूरी तरीके से मुसलमान आक्रांता कोशिश कर रहे थे कि मिथिला पर अधिकार कर लिया जाए, तिरहुत पर अधिकार कर लिया जाए, और कर्नाट साम्राज्य को खत्म करके वहां पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी जाए। आगे जो हम देखते हैं, लास्ट जो शासक है इस राजवंश का, कर्नाट वंश का, उसका नाम हरि सिंह देव मिलता है। और हरि सिंह देव के पहले जो है हमको एक शासक मिलता है जिसका नाम शक्ति सिंह देव है, लेकिन शक्ति सिंह देव के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं दिखलाई देती है। इसलिए हम अंतिम प्रतापी सूरवीर शासक हरि सिंह देव की चर्चा करते हैं कि हरि सिंह देव जो है वो किस तरीके से शासन किए थे कर्नाट क्षेत्र पर। तो हरि सिंह देव जो है वो मिथिला के राजा बनते हैं किसके पश्चात? शक्ति सिंह देव के पश्चात। लेखों में इन्हें कर्नाट वंशोद्भव हरि सिंह देव महाराज कहा गया है। तो इतनी बड़ी उपाधि दिखलाई देती है हरि सिंह देव की, जो कि लेखों में दिखलाई देती है। कुछ साहित्यकारों ने भी इस तरीके के
विरुद्ध का जिक्र किया हुआ है हरि सिंह देव के लिए। हरि सिंह देव के मंत्रियों में सांध्य विग्रहिक, जो कि सैन्य गतिविधियों के संचालन करता होते हैं, देवादित्य के पश्चात वीरेश्वर तथा राजनीति रत्नाकर का लेखक, तो राजनीति रत्नाकर एक पुस्तक है, इसका लेखक चंदेश्वर ठाकुर तथा सूर्यकर ठाकुर का प्रमुखता से उल्लेख किया जा सकता है। तो इसके मंत्रियों में एक सांध्य विग्रहिक था जिसका नाम देवादित्य है, इसके अलावा चंदेश्वर ठाकुर और सूर्यकर ठाकुर, मतलब मिनिमम 4 जो इसके मंत्री हैं, इनका उल्लेख हमको प्राप्त होता है कई सारे स्रोतों में। हरि सिंह देव के समय में वाह्य आक्रांताओं द्वारा नेपाल पर आक्रमण किया गया। अभी तक जो आक्रमण हो रहा था तुर्की राजाओं का, तुर्की आक्रांताओं का, ये क्या कर रहे थे कि अभी तक तिरहुत के क्षेत्र तक थे, तिरहुत क्षेत्र तक थे और कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर अधिकार कर लिया जाए। लेकिन हरि सिंह देव के समय में ये बढ़ करके नेपाल तक पहुंच गए और इन्होंने नेपाल के क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। लेकिन जो हरि सिंह देव थे ये काफी शक्तिशाली थे, तो जो आक्रांताओं और हरि सिंह देव के बीच युद्ध हुआ था उसके विषय में विद्वान कहते हैं कि इसका परिणाम संभवतः अनिर्णित रहा, मतलब कि कोई निर्णय नहीं निकला कि कौन जीता कौन हारा। बहुत संभव है कि हरि सिंह देव जो है वो जीत गए हों और मुस्लिम आक्रांता पराजित हो गए हों। हरि सिंह देव ने अपने विश्वस्त मंत्री सूर्यकर ठाकुर की सहायता से मिथिला के क्षेत्र में कुलीन प्रथा को प्रारंभ करवाया। तो कुलीन प्रथा होती है कि जो खास तौर से जिसमें एक स्ट्रेटिफिकेशन दिखलाई देता है, सामाजिक स्तरीकरण का जो सिद्धांत है वो यहाँ फिट बैठता है और कुलीनों को ही वरीयता दी जाती है। जो उच्च होते हैं, उच्च लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, इनको वरीयता दी जाती है, बाकी लोगों को वरीयता नहीं दी जाती है। इस तरीके से कुछ होती है कुलीन प्रथा। और हम देखें तो 14वीं सदी तक मिथिला स्वतंत्र रहा, मतलब मिथिला का जो अंत होता है वो पूरी तरीके से 1378 ईस्वी के आसपास हमको दिखलाई देता है कि मिथिला का जो कर्णाट वंश है ये लगभग 1378 ईस्वी तक बचा हुआ था किसी तरीके से। हालांकि मुस्लिम आक्रांता लगातार आक्रमण कर रहे थे। इसके अलावा कई सारे स्थानीय राजा जो आसपास के थे वो भी कोशिश कर रहे थे कि कर्णाट वंश पर अधिकार कर लिया जाए। नेपाल के क्षेत्र से कुछ और भी आक्रांता थे जिन्होंने कोशिश किया था कि अधिकार कर लिया जाए। तो जब चारों तरफ से सिमरौनगढ़ जो था यहाँ पर जब चारों तरफ से आक्रांता आने लगे, या जो तिरहुत का क्षेत्र है इस क्षेत्र पर जब आक्रांता आने लगे तो पूरी तरीके से यह लगने लगा था कि कर्णाट जो साम्राज्य है, जो वंश है, वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा और धीरे धीरे करके कर्णाट वंश जो है वो पतन की तरफ चला गया, जिसका सबसे प्रमुख कारण मुस्लिम आक्रांताओं को माना जाता है। बिहार में जो भी कुछ महत्वपूर्ण स्मारक थे उनको तोड़ने और नष्ट भ्रष्ट करने का जो कारण थे वो भी मुस्लिम आक्रांता ही थे। उन्होंने ही इसको पूरी तरीके से तहस नहस किया था। हालांकि धर्मस्वामी जैसे विद्वानों का मानना है कि कई सारे यहाँ पर लोग थे जिन्होंने अपने को बहुत पवित्र कहा और कहा कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ध्यानी हैं और हमारी बातें आप समझिए, और ये किला है और ये राजा का किला है, इसको तोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। ऐसी बातें धर्मस्वामी बताते हैं कि यहीं के कुछ सहयोगियों के माध्यम से मुस्लिम आक्रांताओं ने धीरे धीरे करके बहुत सारे
जो स्थापत्य थे उनको तोड़ दिया। बख्तियार खिलजी का भी इसी तरीके से संभवतः सहयोग किया गया होगा, जिसने विक्रमशिला को तोड़ दिया, नालंदा को तोड़ दिया और आगे बढ़ते हुए तिरहुत के रास्ते वो लखनऊती की तरफ जाने लगता है। इस तरीके से देखें तो मुस्लिम आक्रांताओं के चलते कर्णाट वंश धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। तो मैंने कोशिश की कि ब्रीफली आप लोगों को कर्णाट वंश के विषय में बताया जाए, कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के विषय में बताया जाए। किसी भी विषय को पूरी तरीके से कवर करना थोड़ा कठिन कार्य होता है, किंतु मेरा प्रयास था कि मैं अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।